यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप पहले ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? ध्रुवीकरण की आप बात करें। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा लॉ है जिसके बारे में प्रस्ताव रखते ही, उसके पास होने से पहले ही उसके बारे में विरोध शुरू हो गया है देश के कई हिस्सों में, सिर्फ एक हिस्से में नहीं, देश के कई हिस्सों में उसका विरोध, उसका असमर्थन शुरू हो गया है। नागालैंड में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया तो हम नागालैंड के 60 एमएलए के घरों को जलाकर राख कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नागालैंड के 3000 ट्राइबल्स कह रहे हैं, जिन्होंने लिखित में सरकार को यह पत्र लिखा है और उसमें हस्ताक्षर भी किया है, उसमें साइन भी किया है कि अगर नागालैंड में यूसीसी को लागू किया गया तो हम 60 एमएलए के घरों को जलाकर राख कर देंगे। तो ये बात सुनकर सरकार को उनके ऊपर मुकदमा देने के वजह अमित शाह ने उनको ये आश्वासन दिया है, उनको ये एश्योर किया है कि नागालैंड के ट्राइबल्स को यूसीसी लागू होने से कोई नुकसान नहीं होगा, उनको इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और बस यही नहीं, झारखंड के ट्राइबल्स ने भी यूसीसी को अपनाने से साफ साफ मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 5th शेड्यूल के हिसाब से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनको शामिल ना किया जाए। और मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी सीधा सीधा विरोध करते हुए ये कह दिया है कि उन्हें भी इसके अंदर शामिल ना किया जाए, इंक्लूडिंग हिंदू फैमिलीज, वो भी इसका सपोर्ट नहीं कर रही है। काफी लाखों की तादाद में हिंदूज भी इसका सपोर्ट नहीं कह रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या इसके लागू होने से क्या हो जाएगा? इससे क्या नुकसान होगा लोगों को? और आखिर यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और क्या है इसका इतिहास? ये सारी बातों को जानने का प्रयास आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सो बेसिकली इसके फुल फॉर्म में 3 शब्द है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए आइए एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। यूनिफॉर्म का अर्थ सीधा साधा होता है, इक्वली, या यूं कहें तो एक समान, एक जैसा, या सेम इन ऑल केसेस। ये 3 मीनिंग्स होते हैं, ये 3 से 4 मीनिंग्स होते हैं यूनिफॉर्म के, जो कि बच्चा जानता है। और रही बात कोड की, तो कोड अगर हम राजनीतिक तरीके से देखें या फिर हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से देखें तो कोड का अर्थ है कलेक्शन ऑफ लॉज होता है कोड का अर्थ। और रही बात सिविल की, तो सिविल को समझने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर झांकना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लॉस के लिए 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है सिविल लॉस और एक होता है क्रिमिनल लॉस। तो चलिए आइए समझते हैं आखिर क्रिमिनल लॉस और सिविल लॉस क्या होता है। ये दोनों चीजें बच्चों को उनके बचपन में उनके स्कूल में सिखा दी जाती है, लेकिन वो काफी स्मॉलर लेवल पे हो जाता है। उनको बेसिक तरीके से बता दिया जाता है कि क्रिमिनल लॉस यानी कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर के केसेस और थेफ्ट, रॉबरी, ये सारी चीजें क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है। और प्रॉपर्टी मैटर्स या फिर फैमिली मैटर्स, ये सारी चीजें जो है ये सिविल लॉ के अंडर आती है। अब ये तो स्मॉलर लेवल की बात हो गई। तो आइए चलिए जानते हैं इसी चीज को स्टैंडर्ड लेवल पे, मतलब हमारे लेवल पे, मतलब एक बड़े लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों कॉलम्स को, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को, कुछ एग्जांपल्स के जरिए। तो समझिए, आप और आपका दोस्त है, आपने अपने दोस्त को मार दिया, मारना मत, जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन अपने दोस्त को मार दिया, तो आपका और आपके दोस्त के बीच का जो केस बनेगा वो आपके और आपके दोस्त के बीच का नहीं बनेगा, वो आपके वर्सेस स्टेट के बीच का एक केस बनेगा। तो ये जो है, ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर है का केस है, और रॉबरी होती है, थेफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। और ये जो क्रिमिनल लॉज जितने भी होते हैं, ये हर मजहब, हर धर्म, हर प्रांत के लोगों के लिए एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ होते हैं। और रही बात सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ के अंदर काफी सारे कॉलम्स अलग से होते हैं, जैसे कि, तो रही बात सिविल की, तो सिविल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स, बिजनेस मैटर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिविल लॉ को भी चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको आपके दोस्त ने बिजनेस में फ्रॉड किया आपके साथ, तो उस वक्त जो केस बनेगा वो आपके और आपके दोस्त के बीच का बनेगा, ना कि आपके और स्टेट के बीच का, क्योंकि ये आपका मामला है। और वही बात अगर आपने उसे मारा होता तो वो आपके और स्टेट के बीच का मैटर हो जाता है, क्योंकि आपने एक समाज के रूल्स का उल्लंघन किया है। तो वो जो असॉल्ट होता है वो पूरे स्टेट के
प्रति होता। और अभी जो आपका और आपके दोस्त का मैटर हुआ है बिजनेस से रिलेटेड, वो आप दोनों के बीच का मैटर है, तो इसलिए वो जो केस बनेगा वो आपके और आपके दोस्त के बीच का बनेगा। तो ये जो सिविल लॉज, ये वाले जो सिविल लॉज होते हैं, ये भी सबके लिए समान होते हैं, हर धर्म, हर प्रांत, हर मजहब के लिए एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन रही बात कि अगर ये सारे लॉ जो क्रिमिनल लॉज होते हैं और सिविल लॉज सबके लिए एक जैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए एक समान व्यवहार दिया गया है, तो आखिर क्यों यूसीसी के लिए विरोध किया जा रहा है? आखिर क्यों, जब सबके लिए एक जैसे, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? लेकिन सिविल लॉ में एक और कॉलम होता है जिसे कहते हैं फैमिली लॉज, और यही फैमिली लॉज हर मजहब, हर धर्म के लिए अलग अलग होते हैं। और इसी के कारण इतना बवाल हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब सारे लॉज एक जैसे हैं तो फैमिली लॉज हर धर्म में अलग अलग क्यों? तो इसके लिए यूसीसी लागू करने की जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। लेकिन अगर अभी हम चलिए जानते हैं कि फैमिली लॉज आखिर बेसिकली है क्या। फैमिली लॉज के अंदर डाइवोर्स, मैरिज और फैमिली मैटर्स और बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, जो हर धर्म और मजहब में अलग अलग होती है। तो सरकार ने इसी को सेम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, ताकि ये जो फैमिली लॉज भी है ये हर मजहब में अलग अलग ना हो। तो फैमिली लॉज के अंदर डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन और मैरिज, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है, और ये हर मजहब और धर्म के लिए अलग अलग होती है। और सरकार ने ये चाहा था कि अगर सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज हर धर्म और मजहब में एक ही होते हैं, एक समान होते हैं, तो ये फैमिली लॉज अलग क्यों? तो इसी को हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई थी। लेकिन इसके पास होने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया। तो ये बात अभी से नहीं है, तो इसके और डिटेल में जानने के लिए हमको इसका इतिहास जानना होगा। तो 1772 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत देश पर धीरे धीरे हावी हो रही थी और भारत देश को धीरे धीरे लूट रही थी, तो उसी वक्त जहां जहां पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां जहां पर उनकी सत्ता मजबूत थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लॉ पास किया जाए जिसमें सबके लिए समान लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ पास किया जाए। तो उस वक्त उन्होंने यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड का एक लॉ पास किया, और वो लॉ हर धर्म, हर मजहब के लिए एक ही था। लेकिन वो था क्रिमिनल लॉ, मतलब किसी गुनाह के लिए हर मजहब में एक था। लेकिन उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी फैमिली मैटर में, किसी भी रिलीजियस मैटर में या फिर किसी भी रिलीजन मैटर में इंटरफेयर नहीं करती थी। काफी डरती थी वो, क्योंकि अगर समझिए कोई चोर चोरी करने आता है आपके घर पे, तो वो चोरी करने पे ध्यान देगा, ना कि जो फैमिली में जो झगड़ा कर रहा है उसको सुलझाने में। तो ठीक उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फैमिली मैटर्स पर ध्यान नहीं दिया, और जो फैमिली लॉज होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड वो लागू कर दिया। वो काफी डरती थी। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समय बीता, तो जैसे ही राजा राम मोहन रॉय एक रूलर बने, जैसे राजा राम मोहन रॉय का समय आया, काफी सारे लॉज लागू होने शुरू हो गए। जैसे कि 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। ठीक उसी तरह 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट लागू किया गया था। और ऐसे न जाने कितने सारे एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी एक्ट, काफी सारे एक्ट लागू किए गए उनके बाद, उनके आने के बाद। और जैसे जैसे समय बीता उन्होंने रिलीजन में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने बदलाव के बावजूद भी वो काफी हावी नहीं हो पाए, रिलीजन्स के अंदर इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर पाए। जैसे जैसे समय इंडिपेंडेंस नजदीक आने लगा, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिपेंडेंस नजदीक आता हुआ दिखा, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना और संशोधन कर दिया जाए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, वो उस वक्त जैसा यूरोपियन कंट्रीज में, जैसा इंग्लैंड में चलता था, उसी तरह वो इंडिया को चलाना चाहते थे। तो समय के साथ बहुत सारे एक्ट को लाया गया, इंडियन पेनल कोड को लाया गया, और सीसीपी को लाया गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट को लाया गया, और न जाने ऐसे कई कितने सारे अनगिनत एक्ट को लाया गया, ताकि हमारे समाज में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और रिलीजियंस के बीच में भेदभाव ना हो, और फैमिली मैटर्स को भी सुलझाया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। लेकिन आखिर अंग्रेज भी कितना इंटरफेयर कर पाते रिलीजन में, वो भी उनकी भी कई कोशिशों के बावजूद भी उतने ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं कर पाए। और अगर चाहते तो इंडिपेंडेंस नजदीक थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो चाहते तो उस वक्त लागू कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में सवाल आया होगा, अगर ये पहले कर दिया होता तो क्या इतना भेदभाव होता? क्या यूनिफॉर्मिटी मतलब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पहले ला सकते थे, इंडिपेंडेंस के बाद लाते, और हो सकता है कि अब तक काफी कुछ अच्छा हो गया रहता, मतभेद नहीं होते। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने जब इंडिपेंडेंस के समय जब यहाँ से गए, तो उन्होंने काफी ज्यादा हानि पहुंचा दी थी, काफी ज्यादा हमारे देश को काफी ज्यादा लूट लिया था। तो उस वक्त देश ऐसी स्थिति में नहीं था कि ऐसा कुछ नई प्रोविजंस को ला दिया जाए। तो हो सकता था कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कुछ राइट्स हो जाए, कुछ
सीधी सी बात है, उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए उस वक्त नेहरू जी ने इस प्रोविजन को, इस प्रस्ताव को आगे नहीं किया, इसका ड्राफ्ट और इसके पैनल को सजेस्ट नहीं किया गया और उस वक्त नहीं लागू किया गया, और अब जाकर इसकी बात छेड़ी गई है। लेकिन अब भी इसके काफी विरोध हो रहे हैं, तो समय के साथ हमें पता चलेगा कि आखिर यूसीसी लागू होता है या नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।